जय भीम सभी को। मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य की इस विशेष प्रस्तुति में। ये एक साझा प्रस्तुति है जहां पर कि हमारे साथ अंबेडकर नामा के प्रमुख संचालक डॉक्टर रतनलाल सर मौजूद हैं, जिनसे कि हम बात करेंगे कुछ अहम मुद्दों पर बहुजन समाज से रिलेटेड। उम्मीद करूंगा कि इस पूरी चर्चा को आप ध्यान से सुनेंगे और सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। प्रोफेसर रतनलाल सर के बारे में बहुत औपचारिक परिचय देने की जरूरत नहीं है। डिजिटल स्पेस में वो खुद ही को एक बहुत खास शख्सियत के तौर पर पिछले कुछ सालों में उभर कर आए हैं। हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से वो हमारा ज्ञानवर्धन करते रहते हैं रेफरेंस के साथ, जो कि उनकी टैगलाइन है कि सिर्फ रेफरेंस के साथ हम बात करते हैं। तो वो बहुत ही एक अच्छी चीज़ प्रोफेसर रतनलाल सर हमारे लिए कर रहे हैं। शुक्रिया। परिचय मेरा क्या है, एक टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ और टाइम मिलता है तो थोड़ा सा जो पढ़ता हूँ वो यूट्यूब पे शेयर करता हूँ, थोड़ा सोशल एक्टिविटी करता हूँ। यही मैं लिखता हूँ, थोड़ा बहुत लिखता भी हूँ। तो यही परिचय है। जीविका के लिए शिक्षण है, पढ़ाने के बाद जो समय बचता है वो समाज को समर्पित है। और हम लोग कैसे कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं? हम लोग तो पढ़ लिख के बोल के ही कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और ये पूरा एक तरह से व्यक्तिगत एफर्ट होता है कि पढ़ के समझाना, और इज अ फुल टाइम जॉब। तो हम लोग तो कोई नेता है नहीं कि कोई कानून बना देंगे, लेकिन समाज को जागृत करना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण काम है। कोशिश कर रहे हैं, अपने हिस्से का जितना है उतना कर रहा हूं। सवाल सर मेरा बहुत सिंपल सा है कि हम आज की डेट में देखते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं जो एक जगह नौकरी करने लगते हैं या कहीं अपना बिजनेस करने लगते हैं, उसके बाद वो समाज को छोड़ देते हैं पीछे। उनका एक एक्सक्यूज होता है कि यार हम ये चीज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा खुद की भी हमें दाल रोटी चलानी है, हमारे खुद के ही बच्चे हैं। लेकिन जब हम आपको देखते हैं तो ये चीज़ बहुत अलग तरीके से आप इस सारी चीज़ों से डील कर रहे होते हो। आप अपनी निजी जीवन में भी अपना समय दे रहे हैं, आप एक संस्थान में पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं, और उसके अलावा आप समाज में भी हम देखते हैं कि सड़क से संसद तक की लड़ाई आप लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो ये आप किस तरीके से मैनेज करते हैं कि जहां पर आप समाज के लिए भी काम समय दे पाएं और अपने निजी जीवन में भी अपना उन्नति ही कर रहे हैं? कहीं ऐसा दिखाई नहीं देता कि आप कहीं पिछड़ रहे हो किसी चीज में भी? एक साथ कितने सवाल! उसमें जो है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का डिफरेंस जो है ना, वही है जी। अच्छा। अब बाबा साहब को देखिए, वो क्या क्या करते थे, उतने उनके तो 1% भी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं जी। क्या क्या इतने गंभीर सीरियस रिसर्च करते थे, आके आंदोलन करते थे, अंग्रेजों से झगड़ा करते थे, कांग्रेस से लड़ते थे, और डाइवर्स रेंज है उनके नॉलेज के प्रोडक्शन का। धम्मा पे भी लिख रहे हैं, मार्क्स पे भी लिख रहे हैं, इकोनॉमिक्स पे भी लिख रहे हैं, हिस्ट्री पे भी लिख रहे हैं, पाली भी लिख रहे हैं, संस्कृत भी पढ़ रहे हैं। समझ रहे बात? जी। तो 24 घंटा ही टाइम है, और लाइफ में देयर इज नो शॉर्टकट एंड नो एक्सक्यूज। कोई एक्सक्यूज नहीं होता। और कोई ये समझता हुआ कि मेरे पास अथाह अकूत संपदा है, पैसे हैं और तमाम है, मैं आराम से काम कर सकता हूँ, ये सब बेकार की बात है, झूठ है। मेरे इलेक्शन कमीशन पे वेबसाइट पे देख सकते हैं ना, मेरे पास घर है ना जमीन है, कुछ नहीं। तो तय तो आपको करना है ना कि घर और जमीन के लिए जिंदा है कि मरने के बाद आपको जिंदा रहना है। दो में से एक चुनना पड़ेगा ना, कि जीते जी आदमी मरने की तैयारी कर रहा है या मरने के बाद जिंदा रहने की तैयारी कर रहा है, ये समझना पड़ेगा। तो हम लोग जो पढ़ते, इतिहास के छात्र हैं, जो पढ़ते लिखते समझते हैं, तो इतिहास में तो वही लोग रहता है जो कुछ काम करके जाता है। बाकी तो कितने करोड़पति अरबपति आए चले गए, कितने मिनिस्टर एमएलए एमपी आए चले गए। तो ये एक थ्योरेटिकल, ये मैं एक सूत्र दे रहा हूँ। लेकिन बेसिक बात है कि 24 घंटे आपके पास भी है, 24 घंटे नरेंद्र मोदी साहब के पास भी है, अडानी के पास भी है, अंबानी के पास भी है, राहुल गांधी के पास भी है, बहन जी के पास, सबके पास है। और जो यूट्यूब चला रहे हैं उसके चीफ उनके पास भी है, और तमाम फेसबुक, जितने बड़ दुनिया, 24 घंटा उनके पास ही। और हमारे पास 24 घंटा को आप कैसे एक दिन को 24 लाख घंटे में कन्वर्ट करते हो, ये तो स्किल पे डिपेंड करता है ना, ये तो स्किल पे डिपेंड करता है। तो ये समझना है कि जैसे हम तो कंप्यूटर वगैरह नहीं जानते थे, 11-12 के बाद ABCD कंप्यूटर का सीखा है। मेरा बेटा मेरे पहले सीखा हुआ है, वाइफ मेरे पहले सीखी हुई, तो ज्यादा इस मामले में लेकिन मैं कंप्यूटर की भाषा में बताता हूँ कि विंडो होता है ना, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 अब आ गया लेटेस्ट। तो दिमाग को समझ लिए विंडो, 4-5 विंडो रखिए चारों तरफ,
और जिस समय जो काम कर रहे हो उसी को खोलिए, बाकी 3 बंद कर दीजिए। एक ही साथ कंप्यूटर में 5-6 विंडो खोल देंगे तो काम होगा नहीं, खिचड़ी बन जाएगा। समझ रहे बात? हाँ, समझ रहा हूँ। हैंग हाँ, होने तो लगता है वो एक चीज। एक जिस समय आप आंदोलन करने के लिए सड़क पे गए हैं, उस समय कंप्यूटर और किताब के बारे में मत सोचिए। और जिस समय बैठ के कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उस समय आंदोलन के बारे में मत सोचिए। समझ रहे हैं? तो समझ गया ऐसे सर। हम लोग को समय मैनेजमेंट करना होता है। जैसे अभी लॉकडाउन में क्या हुआ, लॉकडाउन में घर ही बैठना था, तो मैं शिक्षक को तो क्या कर सकता हूँ, तब जो पढ़ रहे हैं लोगों को बता रहे हैं, इसमें ये लिखा हुआ है, ये पेज नंबर है, ये रेफरेंस है, आप यहाँ देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यही करना, एक समय में एक ही काम करना है। अगर दीवार में आपको सुराख करना हो तो ड्रिल मशीन को 4 जगह घुमाएंगे तो सुराख नहीं होगा ना, एक ही जगह पकड़ के रखे रहना पड़ता। तो इसी को बोलते हैं स्पेशलाइजेशन, कंसंट्रेशन करना, अपने काम को लेके संजीदगी रखना, गंभीरता रखना, और जितनी कुवत हो, जितनी क्षमता हो, उसके साथ फोकस्ड काम करना। जैसे हम क्लास लेते हैं तो फिर आप समझिए कि मैं क्लास में ही रहता हूँ, और उसके बाद हम ना अम्बेडकरनामा के बारे में सोचते हैं, ना आंदोलन के बारे में सोचते हैं, उसके बारे में नहीं सोचते हैं, क्योंकि ये मेरा प्रोफेशनल एथिक्स है कि मुझे जो है पढ़ा रहा हूँ तो क्लास में ही रहना चाहिए। जब आपसे मैं बात कर रहा हूँ तो मैं मोबाइल में ही घुसा हुआ, तो जब हम बैठ कर वीडियो बनाता हूँ तो किताब में ही और कैमरे पे फोकस रखता हूँ, जब आर्टिकल लिखता हूँ तो कंप्यूटर पे ही फोकस रहता। तो ये है, घर भी है, परिवार भी है। अब घर कौन है कि किसका घर है तो इसका मतलब थोड़ी कि दीवार में चिपके रहो 24 घंटा, ये तो नहीं है ना। काम करेंगे। हाँ जी। बहुत सारे लोगों का ये एक्सक्यूज रहता है हम समाज में। आप तो बहुत कई सालों से काम कर रहे हैं, और जितना मैंने अभी अपने छोटे से जीवन काल में समझने की कोशिश की, बहुत सारे लोग ये एक्सक्यूज देते हैं कि नहीं यार हमारे पास समय नहीं है। उनके लिए केवल आप ये कहना चाहते हैं कि आपकी एक, अगर मैं आपका मॉड्यूल समझ पाया हूँ, कि अगर आप नियत रखते हो काम करने की तो आप कर सकते हो, एक टाइम पर एक ही काम को लो, एक समय पर एक ही काम को करो, यही कहना चाहते हैं सर? डेफिनेटली, मतलब आप 4 का, मेरे कहने का मतलब है कि आपको अपने अगर काम करना है तो, नहीं तो यहाँ बहुत सारे प्रोफेसर हैं, जिंदगी रिटायर कर जाते हैं, कोई किताब नहीं छापते हैं, कोई लेख नहीं लिखते हैं। तो इच्छा हो तो रास्ते निकल जाते हैं। हम लोग थोड़े कोई राजा महाराजा घर में पैदा हुए, सब यहीं पे आम आदमी घर से आए हुए हैं। किताब भी लिखा जा रहा है, लेख भी लिखा जा रहा है, यूट्यूब पे अम्बेडकरनामा भी चला रहे हैं, क्लास भी पढ़ा रहे हैं, मुकदमा भी लड़ रहे हैं, सड़क पे भी जा रहे हैं। तो इच्छा शक्ति की बात है। अगर इच्छा शक्ति है तभी ना, सबसे पहले विल पावर होना चाहिए। नहीं तो मुझे क्या जरूरत है, दिल्ली में बंगला में रह रहा हूँ, 36 साल के लिए मिला हुआ है, और आराम से तनख्वाह मिली रहे, खा के हम भी सो सकते हैं। तो कोई एक्सक्यूज वगैरह नहीं होता है, जिसको जो करना है वो करता है। और मैं कोई उपदेश वगैरह नहीं देता किसी को कि ये करो वो करो, करना है करो, नहीं करना तो मेरा भी टाइम मत खराब करो। सही है, सही, एग्जैक्टली। तो एक उसको हम लोग बोलते हैं गपौड़ी परंपरा में, दिन भर बैठ के गप मार रहे हैं। गपौड़ी परंपरा के लोग होते हैं, पूरे दार्शनिक होते हैं, दिन भर गप मार के चाय पी के टाइम खराब कर लिया, बोले कि मैं बिजी हूँ। किस बात में बिजी? तो चाय पीने में, गप मारने में बिजी है। हम लोग भी बहुत गप मारते हैं, लेकिन उसका एक लिमिट रखते हैं, समय समय पर सारी चीजें करते हैं। हाँ, ये समझना पड़ता है जी। मेरा दूसरा सवाल सर आपसे ये है कि हम देखते हैं कि हम एक ऐसी विचारधारा के खिलाफ, हमारा एक वैचारिक युद्ध है, और उस वैचारिकी की जो जड़ें हैं वो बहुत पुरानी हैं, और उसकी जड़ें धर्म में निहित हैं, जितना मैं समझ पाया हूँ अभी तक। लेकिन फिर भी हमारे जो समाज के जो समाज सुधारक हैं या जो एक्टिविस्ट हैं, जो ये कहते हैं कि हम अम्बेडकराइट परंपरा को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो भी धर्म के ऊपर बहुत सीधा प्रहार नहीं करते हैं, या वो धर्म को अवॉइड ही कर देते हैं। कई लोग तो मैंने ऐसे भी देखे हैं कि वो ये कहते हैं कि ये जाति जो विषय है वो धर्म का विषय ही नहीं है। यहाँ तक मैंने लोगों को कहते हुए सुना है। आप इसके बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? वो बड़े विद्वान लोग होंगे, मैं तो अभी छात्र हूँ अम्बेडकरवाद का, मैं तो पढ़ रहा हूँ। बड़े विद्वान लोग होंगे जो कि कह रहे हो कि जाति जो है धर्म का मसला नहीं है, जाति बेसिकली धर्म का ही मसला है। बाबा साहब भी लिखे कि इसकी किसी हिंदू से पूछो कि एक अस्पृश्य अगर अच्छा खाना खाता है, अच्छा कपड़ा पहनता है, अच्छा नाम रखता है, उसके जीवन में सुधार हो रहा है, तरक्की हो रहा है, तो बोलेगा कि जिसको आप सुधार और तरक्की कह रहे हैं ना, वो हमारे शास्त्रों के प्रति विद्रोह है, हमारे धर्म के खिलाफ विद्रोह है। तो बोले कि धर्म क्या है?
तो उसकी जड़ें शास्त्रों में है, हाँ, धर्म शास्त्रों से निकल के आ रहा है ना। हाँ, तो इसका दमन अगर धर्म पे है आधारित, तो इसका काउंटर थीसिस भी उसी समय निकला था। बुद्धिज्म भी आया था, आजीविका थे, जैन धर्म था, तो उसके खिलाफ भी लोग खड़े हुए थे ना। उस समय भी कई तरह के संप्रदाय थे और उसका शास्त्रार्थ और विवाद चलता रहा था। इसको दोनों को खास तौर से भारत में हाँ, जाति और धर्म को अलग अलग करके नहीं देख सकते, क्योंकि इसको अगर इतिहास जो लोग पढ़े होंगे तो हाँ, समझते हो कि इसको वर्णाश्रम धर्म कहा जाता है। वर्णाश्रम धर्म। हाँ, और वर्णाश्रम धर्म क्या है? वर्णाश्रम धर्म है जिसका जिस वर्ण में जन्म हुआ है उसी के हिसाब से काम करना। जिसका exactly. जिस धर्म में जन्म हुआ है उसी के हिसाब से काम करना। तो त्रेता, द्वापर, सतयुग, कलयुग का जो अवधारणा है, इस सबसे एकदम ग्लोरियस पीरियड का है ना, सबसे एकदम स्वर्णिम काल क्या है, जिसमें वर्ण व्यवस्था जो है ना अपने विशुद्ध रूप में लागू, वो स्वर्ण युग है। समझ गए? रामराज्य स्वर्ण युग है पूरा। अच्छा। और जिसमें अस्पृश्यों ने विद्रोह कर दिया, वैश्यों ने विद्रोह कर दिया, शूद्रों ने विद्रोह कर दिया। पुराण में उसी को कलयुग कहा गया है। अच्छा। पुराणों में उसी को कलयुग कहा गया है कि अपरूटेशन ऑफ वर्णाश्रम धर्म, वर्ण व्यवस्था का छिन्न भिन्न हो जाना। शूद्रों ने विद्रोह कर दिया, अस्पृश्यों ने विद्रोह कर दिया, जंगल में ब्राह्मण भाग रहे थे, राजा भाग रहे थे। तो ब्राह्मण सिद्धांतकारों ने लिखा कि कलयुग आ गया, ये वर्णाश्रम धर्म टूट गया। तो जो स्वर्ण युग का कलयुग समझते हैं, उसका मूल जो भावना है, इंटरप्रिटेशन यहाँ पे है। अच्छा। समझ रहे हैं? तो आप अम्बेडकर नामा देखते होंगे, तो हम धर्म और कन्वर्जन पे कम से कम 100 एपिसोड बनाए हूँ। अच्छा। धर्म से जुड़े मैं देखता हूँ, फॉलो करता हूँ आपको। हाँ, तो उसमें बहुत सारे एपिसोड हमने बनाए हैं कि धर्म को लेकर डॉक्टर अम्बेडकर क्या सोचते थे, कन्वर्जन का क्या मसला था, ये तमाम वो सब चल रहा है। इसी संदर्भ में सर मेरा अगला प्रश्न आपसे है कि धर्म परिवर्तन को लेकर, हालांकि मैं धर्म परिवर्तन ना बोलते हुए मैं कहना पसंद करता हूं कि मैं अपने मूल धर्म में वापस जाना चाहूंगा धर्म परिवर्तन करने की जगह, क्योंकि हम सभी को पता है कि हमारा कल्चरल जो रूट है वो हमें बुद्धिज्म में मिलती है। तो आज की डेट में जो एलीट क्लास बहुजन तबका है और जो सो कॉल्ड जो अम्बेडकराइट तबका है, वो यहाँ पर धर्म परिवर्तन को भी वो दरकिनार करता है और वो कहता है नहीं, हमारा जो मुद्दा है वो सिर्फ कास्ट है। वो खुद भी उसका पूरा एक जो संघर्ष उसका जो दिखाई देता है वो जाति के खिलाफ तो है, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि उस जाति को खत्म करने के लिए आपको पहले अपनी जड़ें बदलनी पड़ेंगी, आपको धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, आपको बुद्धिज्म को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर ये इस तरह के कोई सामाजिक भेदभाव नहीं है। यहाँ पर जो इलीट जो तबका हमारा एक बना है पिछले कई दशकों में, वो अपने मूल धर्म में अपना जो उनका जो अभी जो धर्म उनके ऊपर थोप दिया गया ब्राह्मणवादी धर्म, वो उसी में रहना पसंद करते हैं और बाकी जो कोशिश भी करते हैं वो उनको भी डिस्टर्ब करते हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सवाल ये है कि जिसको आप परिवर्तन कर रहे हैं या घर वापसी कर रहे हैं, मूल धर्म में वापसी, घर वापसी, तो ये परिवर्तन और घर वापसी स्वतः अपने आप होता है कि करना पड़ता है? पहले इसका जवाब दीजिए। कराना पड़ता है। तो कराने की जिम्मेदारी किसकी थी? ये हमारे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग की थी, ये ऐसा मेरा समझ। बुद्धिजीवी वर्ग बहुत ही वेग टर्म है। अच्छा। बुद्धिजीवी वर्ग, माफी चाहूंगा सर, मैं अभी सीख रहा हूँ। हाँ, तो पहली जिम्मेदारी थी किसी, पहली थी बौद्ध भिक्षुओं की, मठ की, बौद्ध संस्थाओं की, ठीक ही नहीं थी? जी बिल्कुल। आपने कितने जगह देखे हैं कि बौद्ध भिक्षु मंडली में जा रहे हैं, लोगों को बौद्ध धर्म की शिक्षा दे रहे हैं? देखा है आपने? बहुत रेयरली, मैंने तो आज तक मैंने नहीं देखा। तो नहीं देखे हैं। तो आप किसको बुद्धिजीवी वर्ग कर रहे हैं? डिग्री लेके नौकरी कर लिया वो बुद्धिजीवी वर्ग? शायद यहाँ पे मेरा फिलोसफिकल टीचिंग देना था, किसको देना था? वो बौद्ध भिक्षु को देना था, मोंक्स को देना था। तो जब दिए नहीं तो घर घर में पहुंच गया, घंटी बजा के मंत्र मार के पहुंच गया। तो धर्म की जड़ें मजबूत होती है ना। दुनिया, नास्तिक दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं, दुनिया में मानने वाले ज्यादा होते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? समझ रहा हूँ। तो हाँ, तो आप अगर कुछ नहीं दीजिएगा तो कोई ना कोई तो कुछ देगा ही। डॉक्टर अम्बेडकर का देखिए, पढ़िए, उन्होंने कई भाषणों में जो है इन बौद्ध भिक्षुओं को बहुत हड़काया है, डांटा है कि अगर ऐसे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होना अगर संभव हुआ था तो हो लिया फिर भारत में बौद्ध धर्म।
ये बुद्धिजीवी बहुत वेग टर्म है। अभी अच्छा एक बात बताइए, आप तो बहुजन साहित्य चलाते हैं, मैं दोस्तों से अपील भी कर रहा हूँ कि आपका चैनल, यूट्यूब चैनल बहुजन साहित्य लोग देखें। यंग यूट्यूबर हैं और काफी मेहनत करके चलाते हैं, तो दोस्तों से कहता भी हूँ कि आप देखिए, उनको देखिए, सब्सक्राइब कीजिए ज्यादा से ज्यादा। बुद्धिजीवी आप कह रहे हैं, आप भारत में 5 बहुजन इतिहासकारों के नाम बताइए। बहुजन 5, इतिहासकार हाँ नाम बताइए। ऐसे जिनको बहुत रिनोन्ड, जिनको ख्याति प्राप्त है, ऐसे आपको बहुत कम ही मिलेंगे। लेकिन मैं पिछले जो कुछ दशकों में जो उभर कर आए हैं, मैं उसमें से जैसे राजेंद्र प्रसाद सर हो गए, विपिन स्वप्नजित करके एक सर हैं, उनकी किताब है, बहुत फेमस किताब है, हड़प्पा सभ्यता के ऊपर उन्होंने लिखी हुई है वो, यानी कि 2-3 लोगों को मैं जानता हूँ, उसके अलावा नहीं जानता बहुत। ठीक है, तो आपके पास तो 100 इतिहासकारों का टीम होना चाहिए। बहुजन कह रहे हैं, 85% पॉपुलेशन कह रहे हैं, और इधर देखिए ना, आपके पास रोमिला थापर है, ना डीएन झा है, ना आर.एस. शर्मा है, इतने बड़े बड़े लेजेंडरी हिस्टोरियन सब है, तो आपके पास है नहीं कोई। अगर है भी 2-4 लोग काम भी कर रहा है, तो खाली फेसबुक पे भजन टाइप से देख के पढ़ के घर में सो जाते हैं लोग, एक्ट तो करते नहीं। ठीक है, तो पहले तो इंटेलेक्चुअल्स पैदा करने हमें, आपके जैसे लोग पैदा करने हैं जो साहित्य पे, दर्शन पे, अर्थशास्त्र पर, इतिहास पर चर्चा करें। ऐसे कितने लोग हैं? आप यूट्यूब चलाते हैं, आप बताइए कितने यूट्यूब चैनल पे सब चर्चा हो रही? जब से सर मैंने, जब पिछले साल, जब क्योंकि अंबेडकर नामा बहुजन साहित्य लगभग एक ही वक्त पे स्टार्ट हुआ था, और शायद आपके पहले या दूसरे एपिसोड को देखकर मुझे इसकी प्रेरणा मिली थी, और उसके पीछे का एक और रीजन है कि किताब वाला एक जो ललन टॉप आपने सुना होगा, अभी तो रिसेंटली कुछ दिन पहले बहुत फेमस हुए थे, सौरभ द्विवेदी, तो उनको देखकर, उनको किताब वाला एक सेक्शन चलाते हैं, वहाँ पे बहुजन ऑथर्स को नहीं बुलाते वो, ना ही बहुजन जो किताब हैं उनके ऊपर बात करते हैं। तो उनको देखकर मुझे प्रेरणा मिली कि यार नहीं, ये जरूरी है और हमें करना चाहिए। और फिर उसी दौरान में फिर आपने अपना काम स्टार्ट करा, तो फिर मैंने सोचा यार नहीं, ये भी किया जा सकता है, इस तरीके से भी हम एक काम कर सकते हैं। उससे पहले किताबों के ऊपर कोई बात नहीं करता था। मैं अगर एक कीवर्ड अगर मैं डालूं कि मुझे रिडल्स इन हिंदुइज्म पर बात, कोई वीडियो देख लूं, तो मुश्किल से कोई इक्का दुक्का वीडियो मिल जाता था, दैट्स इट। पिछले 1 साल में कम से कम नहीं तो 5 से 6 यूट्यूब चैनल्स ऐसे हैं जो सिर्फ किताबों के ऊपर अब बात करने लगे हैं, या फिर कहीं ना कहीं किताबों का रेफरेंस देने लगे हैं। तो ये सारी चीजें अब देखने अब तो ये है रजत, कि अब बड़े बड़े टीवी चैनल वाले भी किताब लेके आते हैं न्यूज में। हाँ। ये फर्क पड़ा है। हाँ। क्योंकि रेफरेंस ही तो सर हमारा हथियार है, और हम उसको ही छोड़ देंगे, तथ्य जो तर्क हैं, जो रेफरेंसेस हैं, अगर हम उनको छोड़ देंगे तो फिर हम कैसे इस वैचारिक युद्ध में अपने आप को जीता पाएंगे? वो चीज। जी, मेरा सर अगला आपसे सवाल है, आप एक टर्म मैंने दिया है जो इलीट क्लास, जो बहुजन तबका है, जिसमें कि इलीट क्लास अम्बेडकर, जो पैसे वाले हैं, उनको किसी ना किसी गवर्नमेंट की पॉलिसी, रिजर्वेशन का बेनिफिट मिला, उनका अपलिफ्टमेंट हो गया। वो खुद को दलित शब्द से किनारा करते हैं। वो कहते हैं कि यार ये दलित शब्द बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, हम इसके साथ एसोसिएट नहीं कर पाते। इस पर आपका क्या सोचना है? दलित शब्द की उत्पत्ति के बारे में उनको पता ही नहीं जी। और दलित शब्द कहाँ से ये फैशन में आया, ये उनको आइडिया ही नहीं। जी, आप सर इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। हाँ, दलित देखिए, अस्पृश्य जो है ना, सांस्कृतिक टर्म है, शेड्यूल कास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म है। जी। और दलित वर्ड जो है ये साहित्यों से आया है, दलित लिटरेचर से, महाराष्ट्र मूवमेंट से निकला है। और दलित कोई डाउन ट्रोडन टूटा, ये इसमें बहुत पावर पंच है। जैसे ब्लैक जब मूवमेंट चला तो ब्लैक को बहुत घृणा की नजर से देखा जाता था, लेकिन उसी को कन्वर्ट कर दिया, उसका पूरा रीडिंग जो है ना पलट दिया। क्या हुआ? ब्लैक इज ब्यूटीफुल, पूरा समझ रहे हैं, पूरा इंटरप्रिटेशन चेंज हो गया। दलित वर्ड, अब एक काम कीजिए ना, तो जिनको दिक्कत है तब 6000 जाति का नाम जोड़ के तब बोलिए। दिस इज अ वर्ड ऑफ यूनिफिकेशन। एक जो अनुसूचित जातियां हैं उसके संदर्भ में एक वर्ड है। जी, ठीक है। हाँ। वो नहीं तो सब पे आपत्ति होगी। अच्छा, मान लीजिए मैं तो कॉमन, मैं बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूं, तो जो लोग आपत्ति करते हैं वो भाषा शास्त्री हैं, उनकी क्या है, वो वर्ड के एपिस्टेमोलॉजी के बारे में जानते हैं, कैसे शब्दों की उत्पत्ति होती है। चलते फिरते किसी को ये कह देना ये ठीक नहीं है, वो ठीक क्या है, तुम बताओ ना, उसकी उत्पत्ति बताओ। जैसे हमने आपको 3 वर्ड दिए,
बहुजन है पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी है, अस्पृश्य संस्कृत से आया सांस्कृतिक टर्मिनोलॉजी है, शेड्यूल कास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल टर्मिनोलॉजी है, दलित जो है साहित्यों की भाषा है जिसमें एक प्रतिरोध का स्वर है और असर्शन है। ये कोई हीन दीन का नहीं है कि हीन दीन के अंदर से, ये असर्शन की शब्दावली है। बहुजन पॉलिटिकल असर्शन की शब्दावली, समझ रहे हैं? तो जो लोग जिनको हम तो कह रहे हैं सबको जो मर्जी इस्तेमाल कीजिए, मेरे लिए तो ये बहस का विषय ही नहीं। मैंने कभी अपने चैनल पे कहा है कि यही शब्द ठीक है, चाहे यही शब्द ठीक है, जो मर्जी इस्तेमाल करो। प्राइमरी कंसर्न क्या है पहले ये बताओ, सोशल पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं, आरक्षण खत्म हो रहा है वो है कि नहीं, इतने हिंसा हो रही वो है कि नहीं। तो इतने बड़े एक तो लिंग्विस्टिक में 2-4 पीएचडी भी नहीं मिला होगा, शब्दों की व्युत्पत्ति पे ऐसे चर्चा होती है कि जैसे पता नहीं कहा मैक्स मुलर से पढ़ के आया जर्मनी से। मैं तो कॉमन सेंस से बात कर रहा हूँ ना, हम जिसपे रिसर्च है उस पे हम दावे से बात। आप तो क्या मुझे दिक्कत नहीं, आप बहुजन कह लो दलित कह लो, कोई क्या फर्क पड़ता है। सही बात। मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि जो इनइक्वालिटीज है उस पर कैसे अटैक करना है। सही बात है। तो हमारे बहुत सारे ज्ञानी विद्वान जो है ना शब्दों में झगड़ा कर आपस में सिर फरोगल कर लेते हैं। अब दिक्कत सर ये आती है ना कि ये ज्ञानी जो सो कॉल्ड जो ज्ञानी लोग हैं वो आपस में लड़ते रहे, वो ठीक है, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो अपकमिंग जो यूथ है जो इस आइडियोलॉजी को समझ रहा है उसके दिमाग में बड़ी कंफ्यूजन होती है। इसी तरह का एक टर्म है जो मैंने सुना, दलित बहुजन और आदिवासी, डीबीए कम्युनिटी। ये पता नहीं कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, लेकिन ये बहुत इंटरनेट के जो स्पेस है उसके ऊपर बहुत कॉमनली यूज हो रहा है। ठीक है, वो चलने दीजिए। अभी सबसे पहले जितना लोग है हल्ला, बहुत हजारों संगठन है, आप साहित्य पे काम कर रहे हैं, हजारों संगठन, इनके पास बहुत पैसे हैं, बड़े बड़े संगठन हैं, वो तो इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स नहीं करा रहे हैं ना। तब किस पे क्या बोला जाए, हम आप अपना अपना काम ईमानदारी से कर लें, किताबों पे चर्चा हो जाए, कोई बौद्धिक चर्चा हो जाए, तब जिनको जो कहना है कहे। लेकिन अब रोस्टर के इशू पे भारत बंद हुआ, उस समय आप कहाँ थे, उससे जज होगा। इससे जज नहीं होगा कि हम दलित इस्तेमाल किए कि बहुजन किए। 2 अप्रैल को भारत बंद था, उस समय आप क्या कर रहे थे, इससे इस्तेमाल होगा, इससे असेसमेंट होगा। बिल्कुल, ये आपके शब्द के इस्तेमाल करने से नहीं होगा। और ये कंफ्यूजन तो बाबा साहब के जमाने में भी था। साइमन कमीशन वाले में आप फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाके देखिए, तो वहां भी समस्या आया था। बाबा साहब तो 36 में धर्म परिवर्तन की घोषणा की था, क्यों नहीं 37 में कर लिए, 56 में क्यों किए। सारी समस्या ये। बहुत लोग से पूछो अम्बेडकरवाद क्या है, तो 22 प्रतिज्ञा है। तो 40 साल अम्बेडकर क्या कर रहे थे, घास काट रहे थे अम्बेडकर कि और कुछ काम कर रहे थे। तो जब अम्बेडकरवाद की यही समझ हो कि 22 प्रतिज्ञा है, तब तो हो लिया, फिर अम्बेडकरवाद तो चल लिया। सही कहा आपने कि एक पर्टिकुलर एक खांचे में हम नहीं रख सकते किसी भी चीज को। और जो आपका जो कहने का मतलब है कि हमें शब्दों के ऊपर जरा कम ध्यान देते हुए जो मेन जो मुद्दे हैं उन पर अपना ध्यान ज्यादा केंद्रित करना चाहिए। ठीक है सर, शब्दों पे भी बात कर लेंगे, उसमें कोई हम तो कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी है कि वी आर हैविंग डिफरेंट ओपिनियन, हमारे अलग अलग राय हैं, तभी हम साथ रह सकते हैं। आपको मन है बहुजन कहिए, हमको मन है दलित कहेंगे, कोई मूल निवासी कहे, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। हम आपके गर्दन पकड़ के क्यों बुलवाए कि मूल निवासी ही बोलो, क्यों बुलवाए? अरे जो बोलना है बोलो, आओ, अभी धरना लगाना है, अभी सड़क पे चलना है, अभी सब खत्म हो रहा है, उस पर बात न करेंगे। मेरा सर अगला सवाल आपसे ये है कि आप पर्टिकुलर रेफरेंस के साथ आप बात करते हैं, किताबें आप पढ़ते हैं, क्योंकि आपका एक बैकग्राउंड भी वही है, आप अकेडमिया से निकल कर आते हैं और वो इस तरीके से आप काम करते हैं। लेकिन जो एक लेमैन है, एक आम इंसान जो है, वो जब अंबेडकर को पढ़े, बाबा साहब को जब वो पढ़ रहा है, तो उसको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए रीडिंग के दौरान? आप अगर उस पर बता पाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए, अंबेडकर साहब का पूरा जो राइटिंग है ना बहुत डाइवर्स है, हम भी जिंदगी में नहीं पढ़ पाएंगे ना समझ पाएंगे। इकोनॉमिक्स भी लिख रहे हैं, सोशियोलॉजी भी लिख रहे हैं, धर्मशास्त्र पे भी लिख रहे हैं, और एक्टिविस्ट भी हैं। तो अगर किसी साथी ने गौर किया होगा कि अंबेडकरनामा में हम कौन सा पोर्शन चला रहे हैं, पहले समझिए बात। अंबेडकरनामा में हम डॉक्टर अंबेडकर के एक्टिविस्ट वाला पोर्शन चला रहे हैं, जो आम कंसर्न मुद्दों से, दैनिक जीवन से जो जुड़ा हुआ है, जो आंदोलनकारी अंबेडकर है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अभी उनके किताब पर हम नहीं गए हैं। ऑब्जर्व किया सर मैंने ये चीज।
ज्यादातर हाँ, आप भाषणों पर करना उनके काम कर रहे हैं, जो पब्लिक स्पीकिंग है उसके भाषणों ऊपर पे आप काम कर रहा हूँ, हाँ। क्योंकि वो आम जनता जो है बहुत आसानी से समझ सकता है उसको, हम्म, उसके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। हाँ। तो इसीलिए जिनको पढ़ना है तो पहले उनका एक्टिविस्ट वाला पार्ट पढ़ें, पहले दिलचस्पी डेवलप करें, धीरे हाँ। धीरे 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 अगर फिलोसफिकल पार्ट पढ़ सकते हैं तो बाद में पढ़ें। अच्छा, ठीक है, जी धन्यवाद सर इसके लिए। एक्चुअली मैंने बीच में स्पीचेस को कवर करना स्टार्ट करा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि रतनलाल सर भी यही काम कर रहे हैं और मैं भी यही काम करूंगा तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। फिर मैंने किताबों को उठाकर उस पर काम करना स्टार्ट करा। मैं इन किताबों पर हाँ, जब ठीक है, एक बेटर एक छोर से वो काम कर बेटर। रहे हैं, एक छोर से काम करते हैं, मिलके ऐसे ही काम होता है। तो मेरा जी अगला सवाल सर आपसे ये है कि जितना भी जो आप देखते हैं एक विमर्श गढ़ा जाता है रिजर्वेशन के ऊपर, हालांकि रिजर्वेशन से नौकरियां जितनी हमें मिलती हैं वो बहुत कम है। जो एलोकेशन जो होता है रिजर्वेशन का वो भी बहुत कम है, और उसमें से बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पद जो हैं खाली रह जाते हैं, वहां पर भर्ती नहीं होती। इसको हम एक राजनीतिक मुद्दा बनाने में इतने विफल क्यों हो रहे हैं, ये चीज मुझे समझ में नहीं आ पाती। ये प्लीज इस पे आप थोड़ा अब सा। इसका जवाब तो नेता सब बढ़िया देगा, नेता जो वोट मांगता है पब्लिक सर है। आप उनकी साइकोलॉजी को समझते हैं, आप बिल्कुल ज्ञानवर्धन कर सकते हैं इस मुद्दे पे हमारा। देखिए ऐसा है, शासक वर्ग जी और शासित वर्ग में फर्क होता है। जी। शासक वर्ग का नहीं, हमारे बहुजन में से कोई मंत्री बन जाएगा, लेकिन मंत्री बनने का मतलब वो शासक वर्ग नहीं हो गया, वो व्यक्तिगत मंत्री बना। हाँ जो शासक जमात और जातियां हैं हाँ। वो अपने लिए खाली नहीं जीती हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए जीती। और आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ाई, जो जैसे रिजर्वेशन का जो एम्स में डॉक्टर विरोध कर रहे थे या आईआईटी में विरोध कर रहे थे, वो क्यों कर रहे थे? वो तो ऑलरेडी एम्स में डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे थे, वो तो ऑलरेडी आईआईटी में पढ़ाई कर रहे थे, वो क्यों कर रहे थे? लॉजिक समझिए, वो तो ऑलरेडी एडमिटेड थे, वो क्यों कर रहे थे? इसलिए ये हम तो आ गए, हमारा भाई भतीजा बेटा पोता है, उसको भी लाना है, तो आने वाली पीढ़ी की तैयारी करता है। हमारे नेता को आने वाली पीढ़ी से कोई मतलब नहीं है, अगली पीढ़ी से कोई मतलब नहीं है, वो खाली व्यक्तिगत मुक्ति की लड़ाई लड़ते हैं कि हमको सीएम बना दो, हमको पीएम बना दो, हमको ये बना दो, हमारे पास महल होना चाहिए तमाम। इसीलिए यहीं पे मूल कारण यहीं पे। और समाज हमारा भी जो है ना, समाज नेताओं की ज्यादा सुनता है, हमारी आपकी कम सुनता है। क्योंकि क्या है, समाज सदियों बहुत हजारों साल से भूखा है, भूखा समाज को तुरंत सफलता चाहिए, समझ गए? भूखे समाज को तू समझता है कि मेरा भैया जो है मंत्री बन जाएंगे तो नलिया पुलिया का ठेका हमको मिल जाएगा, खरंजा लगाने का ठेका मिल जाएगा, है ना, हैंडपंप का ठेका मिल जाएगा, तो उसका ज्यादा सुनता है। हम लोग बोलेंगे तो बोलेंगे मास्टर जी बोल रहे हैं। तो ये जो एक पूरे लंबे समय तक जो स्टारवेशन में रहा है, अभाव में रहा है, इसका जो है ना, इसका इम्पैक्ट नेताओं पर भी है और आम जनता पे भी है। नेता भी समझता है कि हम आए हैं तो हमको 4 बंगला हो जाना चाहिए, मर्सिडीज हो जाना चाहिए, तो अपने बारे में सोच रहा है ना, अगली पीढ़ी के लिए जो सोचेगा उसको तो कुर्बानी करना पड़ेगा ना, त्याग करना पड़ेगा। समझ रहे बात? एग्जैक्टली। यहीं पे बेसिक अंतर है, बाकी और सब बातें तो आप समझते ही हैं, दार्शनिक अंतर यहीं पे है। हाँ, मतलब आप मूल जड़ की आप बात कर रहे हो कि जड़ कहाँ पर है। बाकी आप चाहे इधर उधर की बातें करते रहो, लेकिन जड़ तो यही है। ठीक है सर, मैं ये एक राजनीतिक सवाल होगा, अगर आप ना जवाब देना चाहें तो जवाब नहीं भी दे सकते, उसमें कोई जरूरी नहीं है। अभी पिछले कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले आपने चंद्रशेखर सर का इंटरव्यू किया था, है ना? चंद्रशेखर सर जो उनका पूरा जो संघर्ष है वो बहुजन तबके के हित में है, लेकिन उनकी राजनीति शुरू होने से पहले वो अपने गांव के सामने एक दी ग्रेट चमार का बोर्ड लगा देते हैं, है ना? आज जब वो सभी बहुजनों के नेता बन के उभर रहे हैं, वो किसी एक